नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त मस्त एंड यहाँ पे जो है बढ़िया होंगे। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2024 की जो है हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भाई सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन में जो है हमारा यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ पे हमारी क्लास थी हिंदी गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, जो कि हमने आपको पढ़ाया था। और ये यहाँ पे जो है आपकी सेकेंड क्लास है यहाँ पे हिंदी गद्यांश और पद्यांश, है ना। बिल्कुल 2 मिनट में आप जो है हिंदी और गद्यांश पद्यांश को कैसे यहाँ पे जो है पहचान सकते हैं और कैसे आपको यहाँ पे इनकी पहचान करनी है। क्योंकि क्या होता है कि आप जो है कितने भी बुक, कितने भी शॉर्ट पेपर एंड कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में ये होता है कि भाई अक्सर ये होता है, देखो 100% में से 90% चांस नहीं रहते कि हाँ जो हम पढ़ के गए गद्यांश और पद्यांश हूबहू हमें वही मिले, है ना। 90% चांस हमें यहाँ पे ना मिलने का रहता है, क्योंकि हम जो पढ़ के जाते हैं वो हमारे एग्जाम्स में हमें देखने को ही नहीं मिलता। अब यहाँ पे अदर आ जाते हैं तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए आप मेरे साथ में बने रहिएगा, बेहतरीन है। और हाँ, 4 ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे जो है मैम थी, है ना, एक यहाँ पे जो है मैम थी, उन्होंने कमेंट्स में बोला था कि मैम जो है आपने सही से एक्सप्रेशन नहीं किया है। तो बिल्कुल आज इस वाले सेशन में हम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का एक्सप्रेशन करेंगे और बताएंगे कि ये ऑप्शन क्यों हुआ, क्या रीज़न था, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते देखो स्क्रीन पर, और जैसा आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर देखो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलो हम यहाँ पर देखो इधर से ही आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बार आप पहले तो आपको जो है यहाँ पे पद्यांश करना है। क्या करना है? पद्यांश करना है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो बताइएगा क्या सही से क्लियरिटी आपको यहाँ पे जो है सारी चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप बताइए क्या आपको सही से ही दिख रहा है? चलो सही है ना। अब पहले देखो हमें यहाँ पे कविता को पढ़कर निम्नलिखित पर्सन संख्या 1 से 6 में सबसे उचित विकल्प को चूज करना है। पहले तो आपको ये कविता पोएम से आपके सामने इनको पढ़ो और फिर इसी के बेस पर सारे एमसीक्यूज करेंगे 1 से 6 तक। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये सारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृद्ध लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ये जो यहाँ पे पद्यांश है, ये जो यहाँ पे पोएम से कविता है, ये किस बेस है, ये यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये जो लेखक है कविता को क्या पढ़कर आपको समझ आया, ये यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो हरा भरा संसार है जो आप देखते हैं, नदियाँ पर्वत हवा पेड़, है ना, ये सब कुछ ही तो हमें स्वस्थ रखती है। पेड़ पौधे हमें स्वस्थ रखते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हमारे लिए कितनी लाभदायक है। यानी कि यहाँ पर जो है, ठीक है, लेखक ने किसकी बात की है, यहाँ पर जो है प्राकृतिक की बात की कि प्राकृतिक हमारे जीवन के लिए कितनी लाभदायक सिद्ध है ना। तो बस हमें इसी के बेस पर यहाँ पे बताना है। तो चलिए फिर अब जो है आपने ये समझा और समझ आ गया, अब हम जो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो है पर्यावरण की बात क्यों की है, क्योंकि इसे हमें बचा के रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपका पर्यावरण आपका शुद्ध नहीं होगा, है ना, आपका स्वच्छ नहीं होगा, तो आप भी बीमार रहेंगे और आपका भी जो यहाँ पे जीवन है, जीवन एक बार मिलता है ना, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो इसलिए हमें सही जीवन जीने के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है एंड स्वच्छ रखना है एंड इसे बचा के भी रखना है। ठीक है, इतनी बात। चलो अब जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। देखो भाई फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपके बीच में कि हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। पेड़ पौधे से घिरा जीवन हो, हरे रंगों से भरा जीवन हो, हरियाली युक्त जीवन हो, फिर खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो। देखो हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। देखो भाई हरा भरा है हमारा जीवन, पूरा क्या है, हरा भरा है हमारा जीवन, यानी कि पूरे खुश है हम, क्या है, हम पूरे खुशी से, है ना, पूरे हैप्पी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब होगा ये बताना है। तो पेड़ पौधों से घिरा जीवन, ठीक है, नहीं इतना भी ये देखो यहाँ पे है तो सही सारे ही, लेकिन हमें इसका ही बेस बताना है कि हरा भरा जीवन कहाँ है। हरा भरा अगर पर्यावरण होता तो फिर यहाँ पे हो सकता था, लेकिन हरा भरा हमारा जीवन है, क्यों है ये बताना है, ठीक है। तो पेड़ पौधों से घिरा जीवन है, हरे रंगों से भरा जीवन है, या फिर हरियाली युक्त जीवन है, नहीं, बल्कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन है हमारा। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है पूरा हरा भरा है, अच्छा है, स्वच्छ है, जिससे कि हमें, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, स्वस्थ है हम, है ना, हमारा पर्यावरण स्वच्छ है, सारी चीज़ हमें मिल रही है ना, प्रकृति से। तो इसलिए हम क्या है, बहुत ही खुश है, क्या है, खुश है, खुशियों से परिपूर्ण है हमारा जीवन, क्या है, खुशियों से परिपूर्ण है हमारा जीवन। इसलिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो होगा ना वो बिल्कुल हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, है ना, खुशियों से क्या है, भरा हुआ है हमारा जीवन। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये, कि देखो आए अनुपम जीवन लेकर जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, यानी कि हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, क्या हरा भरा है जीवन। यहाँ पर देखो क्या क्या कहा गया है, हरा भरा है क्या जीवन अपना, क्या है, देखो हरा भरा क्या है, जीवन है हमारा, क्या हमारा जो जीवन है ना वो है हरा भरा, है ना। चलिए इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर करने की कोशिश करते हैं। देखो कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आई है, कौन सी चीज़ें जो है हमारे जीवन में बाहर लेकर आई है। हमने अभी कविता पढ़ी और मैंने आपको उसका पूरा शीर्षक बताया कि हम जो है किस पर बेच रहे हैं, यहाँ पे प्रकृति की बात हो रही है ना, प्रकृति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी चीजें बाहर लेके आई है, नदियों की आवाज, पहाड़ों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक यहाँ पे जो है उपादान, या फिर पेड़ों की हवा। आप मुझे ये बताइए कौन सी चीजें बाहर लेके आई है, कौन सी चीजें बाहर लेकर आई है। क्या सिर्फ और सिर्फ नदी की आवाज, क्या पहाड़ों की चोटियां, क्या पेड़ों की हवा। देखो नदी की आवाज हो, पहाड़ों की चोटियां हो, या फिर यहाँ पे पेड़ों की हवा हो, सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड है, आप कहेंगे सारी की सारी प्रकृति के अंदर इंक्लूड है, समस्त प्राकृतिक उपादान, है ना भाई। देखो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नदियों की आवाज ही नहीं कह सकते, पहाड़ों की चोटियां ही नहीं कह सकते, पेड़ों की हवा नहीं कह सकते, क्योंकि कौन सी चीजें हमारे जीवन में बाहर लेके आई है, वो है समस्त प्राकृतिक उपादान। अब जो ये समस्त प्राकृतिक उपादान यहाँ पर आप ऑप्शन से देख रहे हैं, इसमें समस्त, चाहे आपकी नदियां हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, झीलें हो, है ना, या फिर पेड़ पौधे हो हरे भरे, या फिर नदियों की आवाज़, है ना, कुछ भी हो, समुद्र, सारी चीज़ें, पहाड़, है ना, सब चीज़ें आपकी समस्त प्राकृतिक उपादान के अंदर आ गई। क्या आ गई, समस्त प्राकृतिक उपादान के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलो आगे अगर देखें यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है। भाई कवि ने जो है, मैंने देखो आपको पैराग्राफ में यहाँ पे शीर्षक बता दिया कि क्या है, मेन रोल किसका है, प्रकृति का है, किसका है, प्रकृति का है। तो बस उसी बेस पे आपको सारे आंसर्स यहाँ पे अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है, वृद्ध लताएं को, हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, या फिर पौधे व डलिया। तो बिल्कुल एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है जिसमें कि सारी चीजें इंक्लूड है, सिर्फ और सिर्फ वृद्ध और लताएं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरा भरा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पौधे व डलिया ही नहीं, बल्कि पूरा प्राकृतिक, पूरी उसमें सुंदरता और उसमें छिपी उससे उत्पन्न होने वाली हमें जो खुशी मिली है ना। क्योंकि देखो प्राकृतिक सुंदरता, इसमें आपकी वृद्ध लताएं भी आ गई, हरे पेड़ पौधे भी आ गए, नदियां भी आ गई, है ना, झीलें भी आ गई, पहाड़ भी आ गए, पठार भी आ गए, समुद्र भी आ गए, है ना, और पौधे व डलिया, सभी चीज इसके अंदर इंक्लूड है। एक प्राकृतिक के, प्रकृति, सारी चीज इंक्लूड है जो भी नेचुरल से हमें मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो जो ए, बी और डी ऑप्शन है ना, ये सारी चीजें आपकी सी ऑप्शन के अंदर इंक्लूड हो गई, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी देखो यहाँ पे कवि ये संदेश देना चाहता है। भाई कवि क्या संदेश देना चाहता है आपको, आपने कविता पढ़ी, कविता का शीर्षक मैंने बताया प्रकृति है। क्या है, प्रकृति से हमें खुशी मिली है, हमारा जीवन भरपूर बढ़िया है, आनंद पूर्वक है। तो भाई कविता का क्या संदेश है, कविता क्या संदेश देना चाह रही है। जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत सब शामिल है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए।
देखो आपने ये तो पढ़ा, ये तो है चलो कि भाई जीवन में सब बेकार है, देखो ये तो ऑप्शन गलत हुआ, ये तो सही नहीं हुआ है ना। चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, नहीं, ठीक है। या फिर कहेगी प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत को है, तो ये सब शामिल, लेकिन अगर आप इनको सही से नहीं रखेंगे, अगर आप इनकी देखभाल नहीं करेंगे, है ना, तो ये नष्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नष्ट भी हो सकते हैं। तो क्या कहा है, कवि का क्या संदेश है, कविता क्यों यहाँ पर है, कवि क्या संदेश देना चाह रहा है आपको? कवि जो है इस कविता के माध्यम से आपको संदेश देना चाह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। अगर आपका पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा, अगर पर्यावरण का आप जो है यहाँ पर, ठीक है, बचाव नहीं करेंगे, अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे, अगर आप उसको उजाड़ करके यहाँ पे, ठीक है, कुछ कृत्रिम चीजें जो है करेंगे इसमें, या फिर पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे, या जो प्रकृति से आपको मिली है उन चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको क्या हो सकता है? तो आपका जीवन असंभव हो सकता है, ठीक है। तो हमें वो बताना है, कवि का यह संदेश है हमारे लिए कि आपको अपनी प्रकृति को संरक्षण करना है, बचाव रखना है इसका, ठीक है, क्योंकि इसी से क्या है, आपका जीवन संभव है। तो बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल समझ आई हमारे, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जग से तुम और तुम से है प्यारा संसार, पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखो जग से तुम और तुम से है ये सारा संसार, तो पंक्ति के माध्यम से ये जो है कवि क्या कहना चाह रहा है? व्यक्ति और संसार पर निर्भर करता है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे, संसार चलने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व तो व्यक्तियों से स्वतंत्र है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो भाई यहाँ पे सही आंसर क्या हो? देखो संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, चलो सही तो है, लेकिन सही क्या होगा? व्यक्ति और संसार पर निर्भर करता है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे का। बिल्कुल देखो यहाँ पे व्यक्ति और संसार है ना, जैसे कि हम क्या है, व्यक्ति हैं, और हमें जो है एक गॉड से क्या इतनी बढ़िया यहाँ पे जो है नेचुरल चीज मिली है, जैसे जल है, जल क्या है, नेचुरल है। अगर आप इसे बर्बाद करोगे तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। हवा है, हवा क्या है, प्रकृति मिली है। अगर आप वातावरण में छेड़छाड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमें जो है कंटिन्यू यहाँ पे डेली नाइट में जो है चंदा मामा दिखाई देते हैं, मॉर्निंग में सन यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर ये नहीं होंगे, है ना, अगर आप जो है अपनी कहने का ये मीन्स है वातावरण पर्यावरण को, है ना, अगर यहाँ पे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाएंगे, उन्हें काटेंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो आपका जीवन भी बर्बाद होगा। क्या होगा? आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? दोनों ही, व्यक्ति हो चाहे संसार हो, हमारे लिए उतने ही जरूरी है, ठीक है, उतने ही क्या है, जरूरी है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्या है, दोनों का एक दूसरे से क्या है, जुड़ाव है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बताओ इतनी बात समझ आए कि नहीं आए? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? प्लीज हमें फटाफट बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट, अनुपम से क्या अभिप्राय है? अनुपम का क्या मतलब है? जो ये अनुपम है इसका क्या मतलब है, इसे क्या अभिप्राय है? सुखद है, आनंदमय है, मनोहारी, जिसकी उपमा जिसकी उपमा, ठीक है, न की जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके, यहाँ पे होगा देखो, जिसकी उपमा न की जा सके, ठीक है। अनुपम से क्या अभिप्राय? सुखद, आनंदमयी, मनोहर, नहीं भाई, ठीक है, अनुपम, ठीक है, इससे क्या अभिप्राय है? अनुपम की अगर हम बात करें, देखो ये जो वर्ड से आपका हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार आइए फटाफट यहाँ पर आप जो है अपनी कविता पर, है ना, और यहाँ पर देखने की कोशिश करिए अनुपम जो वर्ड है कहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो अनुपम दिख रहा है ना, यहाँ पर ये दिया गया है। बस क्वेश्चंस में भी आपसे यही पूछा है कि अनुपम का क्या मतलब है। अनुपम का मतलब है जो कि क्या है, बहुत अपने आप में सुंदर हो और उसकी हम यहाँ पे जो है कल्पना नहीं कर सकते। अनुपम जो बहुत सुंदर हो, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो होता है अनुपम। क्या होता है? वो होता है अनुपम। तो इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन। देखो, जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम जो बहुत सुंदर हो, अपने आप में ब्यूटीफुल हो, ठीक है, वो आपकी प्रकृति हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिसकी उपमा जो है न की जा सके उसे कहते हैं हम क्या? अनुपम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको अगर समझ आ रहा है, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, चलो
अब देखो भाई, यहाँ पर हमने जो है कविता पद्यांश तो हमने कर लिया, अब हमारा यहाँ पे है क्या, गद्यांश। क्या है अब हमारा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो भी आपको ठीक है गद्यांश है फिर पद्यांश है ना, जो भी यहाँ पे आया हुआ है दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़िए, है ना, कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने इसका शीर्षक पढ़ा, जैसे कि हमने अभी कविता का शीर्षक पढ़ लिया, कविता का शीर्षक क्या था, प्रकृति से रिलेटेड था। क्या था, प्रकृति से रिलेटेड था सारा बेस्ड यहाँ पे आपका क्या, वो जो अभी हमने पढ़ा पद्यांश, ठीक है। तो हमने उसका शीर्षक समझा क्या था। अभी यहीं पे गद्यांश में भी हमें इसका शीर्षक पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि, और यहाँ से तो हमें बेस्ड टू बेस्ड जो है लाइन टू लाइन भी आंसर जो है मिलने की कोशिश रहती है, संभावना रहती है। चलो तो पहले तो हम ध्यान से अपना गद्यांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आपको बताइए गद्यांश लेंथी होता है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 8 से 15 में सबसे उचित विकल्प चूज करना है, ठीक है। 8 से लेकर के 15 सारे एमसीक्यूज जो है इसी आपको गद्यांश से देने हैं। तो देखो गद्यांश क्या है, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ में बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकानदार संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। देखो गद्यांश है ना, इसमें अगर हम देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसे समझेंगे पहले, ठीक है। गद्यांश की जो पहले लाइन, समस्या का हल ढूंढने की क्षमता का ही एक अध्ययन किया गया है। देखो भाई, कोई भी समस्या है आपके सामने, जब तक आप उसका हल नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हल नहीं ढूंढेंगे, तो कैसे वो समस्या सॉल्व होगी, ठीक है। तो समस्या का हल ढूंढने की क्षमता पर ही एक अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखो क्या होता है, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि जो भी समस्या है उसे ढूंढे, उसकी जान पहचान करे और फिर आगे प्रगति करे, बढ़े, है ना। देखो आप सब जानते हैं कि कोई भी समस्या है तो उसे सॉल्व करनी होगी, हल करनी होगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं, बिल्कुल। अब भाई भारत में 3 तरह के बच्चों की बात की है, भारत में 3 तरह के बच्चों की बात की है, 3 तरह की। एक तो वो बच्चा, ठीक है, एक तो वो बच्चा जो कि दुकानदारी करता है, एक तो वो बच्चा जो कि दुकानदारी करता है पर स्कूल नहीं जाता, और दूसरा वो बच्चा जो कि दुकानदारी भी करता है और स्कूल भी जाता है। अब तीसरे बच्चे की बात करें तो तीसरा बच्चा वो जो कि दुकान पर कोई मदद नहीं करता, स्कूल तो जाता है लेकिन दुकान पर कोई मदद नहीं। पहला बच्चा दुकानदारी करता है पर स्कूल नहीं जाता, दूसरा बच्चा स्कूल भी जाता है दुकानदारी भी करता है, तीसरा बच्चा दुकानदारी की कोई मदद नहीं करता। तो इतने समझ आया, इतनी समझ आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ है आपका, देखो नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो गद्यांश होते हैं वो लेंदी होते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। उससे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, ठीक है, मौखिक गणना या मनगणित का उपयोग बहुत कम किया, या फिर बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान का बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है क्या इम्पोर्टेंट कहा गया है। देखो भारत में 3 तरह के बच्चे बताए थे, अभी हमने पढ़ा था। एक तो वो बच्चा जो कि सिर्फ दुकानदारी करता है, स्कूल से नहीं जाता, एक बच्चा जो कि स्कूल से भी जाता है, दुकानदारी भी करता है, थर्ड बच्चा जो कि दुकानदारी नहीं करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 बच्चों की बात हुई, जो स्कूल भी जाते हैं और एक बच्चा में दुकानदारी करता है, एक नहीं करता, है ना। सॉरी, अगर हम यहाँ पर जो है, ठीक है, गणना की यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि भाई जो दुकान पे बैठा हुआ है सारा काम गणना का ही तो है ना, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, है ना, पूरा जोड़ प्लस घटाना, है ना, ये सब वहाँ पे चलता रहता है कि भाई तुम्हारा सामान कितने का हुआ, है ना, कितने तुम्हारे पैसे हुए, सारी, है ना, कुछ भी ज़्यादा अगर हम सामान ले रहे हैं तो उसमें हमें गणना करनी होती है कि भाई इतना इतना हुआ, है ना, फिर पूरा लास्ट यहाँ पे उसका मूल्यांकन करना हो कितना यहाँ पे निकल कर आया, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा ने तो स्कूल जाता है ना, लेकिन वो अपनी दुकानदारी कंटिन्यू संभालता है, तो उस
बच्चे को, जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उन बच्चों से ज़्यादा गणना आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसका काम यही है, क्या, दुकानदारी संभालना। वो अपनी कैलकुलेशन में परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। यानी कि यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा जिस भी फील्ड में है ना, और वो उस फील्ड में मन लगा के काम कर रहा है, तो वो उस फील्ड में क्या होगा? पूरा अव्वल होगा। और कोई दूसरा बच्चा कि इधर भी जो है कर रहा है और उधर भी कर रहा है ना, तो वो उधर थोड़ा क्या हो जाएगा, है ना, वो उधर चीज़ों को नहीं कर। लेकिन देखो, जो वे और बच्चे वो स्कूल से भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उससे पहले गणित का हिसाब नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वो बच्चा प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली 24 घंटे का उसका जो वर्क होता है वो दुकानदारी का ही है, और वो जो है उसमें परस्पर क्या हो गया? पूरा परस्पर हो गया, उसे सारी चीज़ें आ गई, है ना, वो पूरा उसमें जो है कह सकते हैं कि पूरा उसका जो है दिमाग उसमें फिल हो गया कि हाँ, कब और क्या, कैसे 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 मुझे जो है सारी ये चीज़ें, और कैसे कैसे जो है मुझे, ठीक है, यहाँ पर गणना करनी, क्या करनी, क्योंकि उसका काम यही है, उसका जो काम है वो यही है। क्योंकि देखो, जिस भी कार्य को हम ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए हम 2 बच्चे हैं, है ना, भाई मैं उस कार्य को ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे वो ज़्यादा आएगा, और जो दूसरी मेरी बहन है वो उस कार्य को थोड़ा कम करती है, देती तो उसे भी टाइम है लेकिन थोड़ा कम टाइम देती है, तो सफल कौन होगा इसमें? मैं होंगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैं तो प्रॉपर टाइम दे रही हूँ 100%, वो उधर 50% दे रही है। तो यही बात है 3 बच्चों में, जो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका दुकानदारी ही करता है, वो बच्चा 100% आपका इसमें लगा रहा है दुकानदारी में, इसलिए वो गणना बहुत ही फास्ट तरीके से कर रहा है। ठीक है, अब चलो इसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया? बताइए मुझे फटाफट कि आपको गद्यांश का शीर्षक समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल, अगर समझ आया तो बढ़े। यहाँ पे क्वेश्चंस देखो फटाफट, देखो स्क्रीन पर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम इधर साइड में कर दे रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन से, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। तो देखो, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा था? किस विषय से जुड़ा हुआ था आपका बताइए। तो वहाँ पे किसकी गणना चल रही थी? मैथ्स की गणना चल, किसकी? मैथ्स की गणना चल रही थी कि नहीं चल रही थी, है ना। बिल्कुल, इतनी बात क्लियर। देखो भाई, पूरे आपने पैराग्राफ में देखा किसकी बात हुई? गणित की गणना की बात हुई कि नहीं हुई, है ना। तो आपको जो मेन सकता सब्जेक्ट था वो क्या था? आपका गणित था। क्या था? तो यहाँ पर हम जो है किस समस्या को खोजने पर आधारित, किस विषय से हम यहाँ पे खोजबीन कर रहे थे, वो था हमारा मैथ्स, जिसे हम क्या कहते हैं? गणित भी कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो कितने फटाक से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हमने ध्यान से पढ़ा और मैंने आपको अंडरस्टैंड भी कराया, समझाया भी। ठीक है, चलो, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? भाई, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? किन बच्चों ने? देखो, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न तो दुकानदारी करते और नहीं स्कूल जाते, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं, देखो किन बच्चों ने यहाँ पर जो है, ठीक है, गणना, मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। मौखिक गणना देखो वो बच्चा करेगा जो बच्चा स्कूल नहीं जाता और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी ही करता है। देखो हमने बताया था कि सिर्फ स्कूल जाते वो करते नहीं, जो स्कूल से जाते थे आपके बच्चे वो इतनी जल्दी मौखिक गणना नहीं कर पाते थे जितनी जल्दी वो दुकानदारी कर पाता। क्यों कर पाता था? क्योंकि उसका 12 के 18 यही काम था, और जब बच्चा तो उसका जो अपना टाइम था आधा, ठीक है, वो स्कूल्स में भी देना होता था। लेकिन स्कूली जो बच्चे थे वो आपका दुकानदारी का काम क्यों नहीं कर पाते थे जल्दी? क्योंकि वो इन चीज़ में अभी अव्वल नहीं थे। लेकिन जो ये दुकानदारी है, ठीक है, इसे मौखिक गणना फास्ट क्यों आती है? क्योंकि इसका यही काम है। अब जब किसी बंदे का काम हो जाता है तो वो तो उस चीज़ में अपना अव्वल हो ही जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। जो दुकानदारी करते हैं वो बच्चे फास्ट तरीके से मौखिक गणना करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है? बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है? देखो क्या कहा, अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसका बिल्कुल हल निकाल सकते हैं। तो इसका शीर्षक जो है आपका गद्यांश का क्या रहा? यही रहा, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में जो काम करते हैं उसमें उन दक्षताओं को स्वतः ही हासिल करें। जैसे मैंने कहा कि जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता लेकिन दुकानदारी करता है, वो क्या है? वो उसका रोजमर्रा का काम है, रोजमर्रा के जीवन का उसका रोज का यही काम है कि मुझे दुकानदारी करनी है, और उसे उसका सारा बेस्ड पता है। स्वतः ही वो उन चीज़ों को सीख जाएगा, ऑब्जर्वेशन कर जाएगा, अर्जन कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखो, अनुच्छेद के आधार पर, ये तो हमारा हो गया ना क्वेश्चंस, हो गया यहाँ पर। हाँ, 11 क्वेश्चन है। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते, क्यों? देखो भाई, जो दुकानदार बच्चे थे वो हिसाब लगाने में प्राय गलती क्यों नहीं करते, बल्कि जो स्कूली बच्चे हैं वो करते हैं, और मौखिक गणना भी फास्ट तरीके से नहीं कर पाते थे, और तो और क्या, स्कूल से भी जाते हैं। लेकिन दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती क्यों नहीं करते, है ना? क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी, फिर भी जन्म से ही बहुत दक्ष है। तो ध्यान से देखो भाई, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके काम पर असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उनके काम पर असर पड़ेगा। अगर वो बच्चे यहाँ पर जो है गलती कर जाएंगे, मान लीजिए किसी का सामान यहाँ पर, मान लीजिए किसी का सामान 1000 का गया, कितने का गया? 1000 का गया, है ना? और आपने इसमें गलती कर दी, जोड़ घटाओ जो भी था, ठीक है, जोड़ने में आपने क्या कर दी? गलती कर दी यहाँ पे गणना करते हुए, है ना? और भाई 1000 का सामान आपने जो है यहाँ पे कितने में आपने जो है एक मिनट, आपने जो है 1000 का जो सामान था, है ना, आपने त्रुटि करके उस सामान का यहाँ पे कितना रेट लगा दिया? 876 रेट लगा दिया। तो देखो आपको कितनी यहाँ पे क्या हुई, देखो कितनी त्रुटि हुई, और इसका जो असर होगा ना, इस गलती का असर आपके काम पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी व्यवसाय पर भी पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए, इसलिए वो गलती नहीं करते, है ना, क्योंकि उनका भाई व्यवसाय है, वो अगर गलती करेगा तो फिर पैसा कम हो जाएगा ग्राहक से। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। देखो, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, भाई देखो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, फिर वो हमारे काम ही नहीं आती। फिर अगर हम उस काम को करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रदर्शन है वो अक्सर कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है? नहीं, अक्सर खराब होता है, नहीं, संतोषजनक होता है, नहीं, बल्कि अच्छा और खराब होता है। कभी अच्छा हो गया तो कभी खराब, क्योंकि देखो हमें जो है उसे करने में पूर्ण रुचि नहीं आ रही है ना? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड नहीं है। क्या है? रिलेटेड नहीं है, और ये हमारे काम भी नहीं आएगा, है ना? कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो कि हमारे काम नहीं आते, फिर उस कार्य को करने का हमारा मन नहीं करता, ना हमको जो है उसमें रुचि होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कार्य है कभी अच्छा होगा तो कभी खराब होगा, है ना? इसलिए यहाँ पर ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो 30 क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और कर सकता है, और उसे संकुचित सीमित भी करता है। बनाने में मदद करता है, फिर संकुचित कर सकता है। देखो, अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? क्या करता है? बनाने में हेल्प भी करता है बिल्कुल, और कर भी सकता है, और उसे संकुचित भी करता है और सीमित भी। ठीक है, तो इसमें सारे ही आपके पॉइंट्स इंक्लूड है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर, जैसे कि सबसे पहला शीर्षक था कि कोई समस्या है तो उसे सॉल्व कीजिए, और भाई खोजने की त्रुटि क्या है क्या नहीं, उस त्रुटि को खोजने का प्रयास कीजिए, समस्या को हल, ठीक है, हल करने का प्रयास कीजिए, समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये कहा है इसमें। तो यही आपका क्या है? शीर्षक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताना है एक प्रत्यय का उदाहरण है। एक प्रत्यय का सांस्कृतिक, चूंकि सीमित, संकुचित। देखो, शंकु प्लस चित, ठीक है, शंकु प्लस इत क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। सीमित, सी कोई आपका यहाँ पे उपसर्ग ही नहीं है ना, नहीं बनेगा, चूंकि कोई उपसर्ग ही नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक, है ना? क्या होगा? सांस्कृतिक। देखो, संस्कृत प्लस, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और फिर यहाँ पे जो सांस्कृतिक है इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें आपका जो है क्या लगा हुआ है? देखो, संस्कृत प्लस इक, ठीक है, इसमें क्या? इक लगा हुआ है, क्या? इक लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर है? और बस अब बना दो उसको, क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। क्या बन जाएगा? जो एक ही इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो होते हैं जो कि वर्ड्स के शब्द के लास्ट में होते हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो कि वर्ड के स्टार्टिंग में होते हैं, है ना? जैसे कोई वर्ड्स दिया मैंने, यहाँ पे देखो, प्रति, एक मिनट रुको, एक मिनट, है ना? देखो, मैंने कोई आपको वर्ड्स दिया यहाँ पर,
देखो मैंने दिया प्रतिवादन, तो इसमें जो है आप बताइएगा उपसर्ग कहाँ पर है? प्रति। प्रति, प्रति जो है आपका वर्ड का, ठीक है, प्रति जो है आपके वर्ड के शब्द के पहले लगा होता है स्टार्टिंग में, वो होता है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है? जो कि वर्ड के लास्ट में लगा होता है, वो होता है आपका उपसर्ग। इतनी बात क्लियर है? समझ आई कि नहीं आई बताइए, ठीक है। तो भाई एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे सांस्कृतिक ही हमने बताया। ओके, इतनी बात समझ आई? चलो, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि मनगणित का क्या अर्थ है ना। मनगणित का क्या अर्थ है? कठिन गणित, मन घड़त गणित, मनपसंद गणित, मन हिसाब लगाना। मनगणित का क्या अर्थ है? शीर्षक आपका यहाँ पे जो है गद्यांश का क्या था, क्या नहीं था? वही था कि देखो मनगणित है ना, गणित है ना, दुकानदारी जो होते हैं आपकी गणित, गणना करने में मौखिक जो यहाँ पे हिसाब किताब लगाते हैं बहुत फास्ट करते हैं, ये आपका यहाँ पे जो गद्यांश का क्या है? शीर्षक है ना। तो यहीं पर हमें मनगणित का अर्थ बताना है, अर्थ है ना। तो मनगणित का अर्थ क्या होगा? जो कि मन ही मन हिसाब लगाना। क्या हुआ? मन ही मन हिसाब लगाना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कठिन गणित नहीं, मन गणित गणित नहीं भाई। मन गणित का अर्थ क्या होगा? देखो जो बच्चा वो दुकानदारी करता था, तो वो उन स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं है ना, उन बच्चों की अपेक्षा कितने बढ़िया से हिसाब किताब लगा के यहाँ पे जो है अच्छे से करता था, क्योंकि वो मन ही मन हिसाब, ठीक है, बेहतरीन लगाता। तो यहाँ पे हमें ये बताना है, बस यहाँ पे पूछा है कि मन गणित का क्या अर्थ है। इसका यहाँ पे मीनिंग होगा जो भी मन ही मन हिसाब लगाता है। क्या? मन के मन अंदर, बोलता भी नहीं दिखाई देता, कैलकुलेशन भी नहीं करता दिखाई देता है ना, वो बंदे होते हैं जो कि मन ही मन हिसाब लगाते हैं, उन्हें मनगणित कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर जो है अब हमारा ये फिनिश हो जाता है, देखो, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है फिनिश हो जाता है। और ये आपका यहाँ पे जो है पार्ट 2 है, बेहतरीन सीटेड हिंदी गद्यांश और पद्यांश पेपर 1 और 2। पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पर ये। और ये आपका सेशन जो है क्लास यहाँ पे 2 है, और इससे पहले मैंने फर्स्ट यहाँ पे आपको कराया बेहतरीन तरीके से, वो भी, लेकिन ये वाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराया, बिल्कुल अंडरस्टैंड के थ्रू, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी की है ना, क्या यहाँ पे पूछा है क्या नहीं पूछा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो सारी चीज़ें। सबसे मेन तो यही होगा कि आपको जो है गद्यांश और पद्यांश का यहाँ पे शीर्षक पकड़ना होगा कि इसमें जो है क्या कहा गया है, क्या शीर्षक है, बस उसको पकड़ो और सारे आंसर फटाफट कर लो, है ना। लेकिन देखो आप जो है अपने थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी बेहतरीन तरीके से आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे मेन फोकस तो यही होगा कि ध्यान से थोड़ा पढ़िए, बिल्कुल पूरा मन लगाकर, तो बिल्कुल अपने आप फटाफट निकल जाएगा। शीर्षक पकड़ो और क्या हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ठीक है, तो आप जो है सभी फ्रेंड्स यहाँ पे सेशन को लाइक करो एंड शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यू आपको जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 के। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं।